जय हिंद साथियों। आपका जो भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा का पेपर अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है। यानी आपका कब कंप्लीट हुआ? 19 तारीख को। आपका अभी 19 अक्टूबर को जो पेपर था आपका भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा का, उस पेपर से में जो क्वेश्चन आए थे उन सभी को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका भी देख पा रहे होंगे आप, 2024 का है। आपको 1 घंटा का समय मिलता है, 100 पूर्णांक रहते हैं, ठीक है। और 100 पूर्णांक रहते हैं आपके, यानी और एक क्वेश्चन 1 नंबर के आसपास का होता है। आपको इसमें याद रखना है, आपको अपना नाम लिखना है सिंपल सा, और दिनांक लिखनी है जिस दिन जो पेपर है, ठीक। कॉलेज स्तर की बात हम कर रहे हैं, आपको पता है, ठीक। और भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा ये हर साल एग्जाम करवाती है। इस आवश्यक कुछ निर्देश हैं, इनको पढ़ लीजिएगा कि प्रश्न पत्र से सभी प्रश्नों का उत्तर ओएमआर शीट के गोला में ही भरें। ट्राई बेगर प्रश्नों को हल करना भी अनिवार्य है, इसके अंक पृथक हैं। यानी आपके जो 100 नंबर तो क्या होता है, एमसीक्यू का होता है, और जो आपके टाई ब्रेकर के प्रश्न होते हैं उनके नंबर अलग से दिए जाते हैं, ठीक। वो आपका आकलन किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे जो क्वेश्चन थे तब सभी क्वेश्चन करिए, जिनका आगे एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट, और आप अच्छे से तैयारी करिए। जितनी आपके वीडियो का प्ले लिस्ट है पूरे देख लीजिए। आपको विश्वास है, उम्मीद है, हमें पूरा विश्वास है कि आपका 95+ प्रतिशत आपका वहीं से आएगा। एक भी 95 से कम तो रहेगा ही नहीं। यदि आप पूरे वीडियो देख लेते और अच्छे समझ लेते हैं तो 95% से कम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये हमने अनुभव किया है अभी तक 2022, 23 और 24 के एग्ज़ाम से, ठीक। और आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के पूरा पीडीएफ भी रीड कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी में 100% स्कोर ला सकते हैं, यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तब। तो चलिए अभी सभी प्रश्नों को हल करते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है। जो पहला क्वेश्चन आपका आया था यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन कुछ अभी एक चीज़ याद रख लो, कुछ प्रश्न क्या है कन्फ्यूजन में रखे गए हैं, सो उनका भी आपको बताएंगे। जैसे आपका क्या है, जिन भारतीय धर्मों का विदेश में प्रचार हुआ है, यानी आपका क्या बात की गई है कि निम्न में से कौन सा भारतीय धर्म है जिनका प्रचार कहाँ हुआ है? विदेश में हुआ है, ठीक है। तो पहला सवाल हमारा क्या है कि जिन भारतीय धर्मों का प्रचार कहाँ हुआ है? विदेश में हुआ है। तो कौन से हैं? आपको पता है कि जैन धर्म का भी हुआ है और बौद्ध धर्म का भी हुआ है, हिंदू धर्म का भी हुआ है। बट इसमें से कहा गया कि जिन भारतीय धर्मों का, तो हिंदू और बौद्ध धर्म का तो हुआ ही है, ये तो आपको पता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी सी दोनों हो जाएगा, बी और सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्पेशली बौद्ध धर्म का आपने देखा होगा, अशोक ने करवाया था, श्रीलंका में करवाया था, ऐसे बहुत जगह हुआ है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय धर्मों में निवेश के लिए निम्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है। तो भारतीय धर्मों ने विदेशों में किन क्षेत्रों में प्रभावित किया है? संस्कृति, कला, ज्ञान विज्ञान। तो हमारी भारतीय संस्कृति ने, भारतीय धर्मों ने अपनी संस्कृति, अपनी कला और अपने विज्ञान से लोगों को प्रभावित किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है, जिसे सेवा की जननी कहा जाता है। सेवा की जननी किसे कहते हैं? संवेदना को, ईर्ष्या द्वेष को, अहंकार को, या स्वार्थपरता को। तो आपको पता है कि जो संवेदना होती है, मन के भाव होते हैं, वो सेवा की जननी के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। अगला सवाल है आपका, चौथा सवाल है यहाँ पर, कहा गया है मानव मात्र के कल्याण हेतु आचार्य श्री राम शर्मा ने माता भगवती देवी शर्मा ने योजना प्रारंभ की थी। माता भगवती देवी शर्मा कौन है? आचार्य श्री राम शर्मा जी की पत्नी थी। तो दोनों ने कौन सी योजना शुरू की थी मानव मात्र कल्याण के लिए, मतलब मनुष्य कल्याण के लिए? पर्यावरण बचाओ, युग निर्माण योजना, साक्षरता अभियान, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है युग निर्माण योजना, यानी सब लोग पढ़े लिखेंगे तभी बेहतर करेंगे, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? युग निर्माण योजना हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि युग निर्माण योजना, अब इसका देखो सवाल के नीचे इसका आंसर भी लिखा है ना, कितने अच्छी बात। युग निर्माण योजना का आचार्य जी ने लक्ष्य रखा था व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। तो मेन क्या होता है? समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति कोई बड़ा अच्छा हष्ट पुष्ट है, मतलब उसके व्यक्तित्व का निर्माण होना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है आपका कि वर्ष 2009 में देव संस्कृत विश्वविद्यालय ने युवा पीढ़ी देश की युवा शक्ति को रचनात्मक कार्य देने हेतु कौन सा आंदोलन चलाया था? तो इसमें क्या था ना कि उसने युवा जागृति और राष्ट्रस्थान थे, बट इसमें 2009 में जो उसने चलाया था डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, यानी दिया इसको शॉर्ट में बोलते हैं, दिया बोला जाता है शॉर्ट में, आपको याद रखें, शॉर्ट में इसको दिया बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक। इसका मतलब दिया तो उस तरह लिख देना हमने, उस तरह डिवाइन इंडिया और यूथ एसोसिएशन, ये होता है दिया, ठीक। अगला था, मानव को सच्चे अर्थों में मानव बनाने का श्रेय जाता है। तो मानव सच्चे अर्थों में मानव कब बनता है? ऊंची डिग्रियों से, आर्थिक संपन्नता से,
उच्च डिग्रियां होने के बाद भी व्यक्तित्व में अच्छा विकास नहीं होता, यानी किससे होता है? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा उदात्त जीवन मूल्यों से। यानी अच्छे जीवन मूल्य होते हैं जब, तब व्यक्ति सच्चे अर्थ में मानव बनता है। किसी समाज के जीवन मूल्यों का सृजन करती है, यानी किसी समाज के जीवन मूल्यों का सृजन करती है धारणाएं, आदर्श, उच्चतर आकांक्षाएं, ABC तीनों। तो आपको पता चाहिए आदर्श अच्छे होते हैं, उच्चतर आकांक्षाएं होती हैं, धारणाएं होती हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी ये तीनों चीज़ें जब होती हैं तो व्यक्ति का जीवन में अच्छा विकास होता है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण ब्रह्मांड जिस विशेष नियम अटल प्राकृतिक नियम से परिचालित है उसे संज्ञा दी गई है। तो उसे संज्ञा प्रेरणा की वजह से तो प्रेरणा की दी जाती है, बट यहाँ पे संयोग और प्रेरणा दोनों है, तो यहाँ से क्या करेंगे? संयोग पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ी कंफ्यूज भी कर रहा है काफ़ी बच्चों को, तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। अगला यहाँ पे है भारतीय दर्शन के अनुसार कर्म करते ही उसका फल मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो आपके हमारे जो भारतीय दर्शन में कर्म 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित, क्रियामाण। तो ये प्रारब्ध क्या होता है? जो पहले से मिलता है। संचित क्या होता है? जो पूर्व कर्म के होते हैं उसका संचय, मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करते हैं। प्रारब्ध पहले से जो हमने कर्म इकट्ठा कर रहे होते हैं पूर्व जन्म के, वो मिलते हैं। संचित मतलब जब भी कर्म करके उनको संचित करते हैं, अगले आगे भोगना होता है, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो भारतीय दर्शन के अनुसार कर्म करते उसका फल मिल जाए तो वह कहलाता। वैसे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्रारब्ध होना चाहिए, यानी कर्म करते मिल जाता, बट कर्म अभी तो वो कर रहे हैं, भोगना इसी जीवन में है। बट यहाँ पे हम ABC करेंगे, राइट आंसर यहाँ पे ABC पर ही क्लिक करेंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन 2-3 थे को कंफ्यूज कर रहे थे आंसर में, तो इनको आपको थोड़ी कमेंट करके सजेशन देना है। अगला है कि भगवान राम ने आवेशग्रस्त मनुष्य को क्या कहा है? तो भगवान राम ने आवेशग्रस्त मनुष्य को कहा था मृतक तुल्य। जब रावण जब आवेश में था तो उसको बात कही गई थी। ठीक, दोष मुक्त जीवन का आधार है। तो दोष मुक्त जीवन का आधार क्या है? तो आपका यहाँ पर भी ये सवाल है, दोष मुक्त जीवन का आधार क्या है? तो देखो, असीम धैर्य, संयम, अहंकार, ये भी दोनों। तो देखो, असीम धैर्य होगा, संयम होगा, तब दोष मुक्त जीवन होगा। नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भी। सर्वप्रथम 1827 में जिन वैज्ञानिकों ने ग्रीन हाउस प्रभावों की भयावहता के बारे में बताया था उनमें से उनका नाम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम बताना है। तो जो 1827 में ग्रीन हाउस वैज्ञानिक के बारे में बताया गया था 1822, शायद इसका हमें याद है हल्का का कि अभी 2022 में इसका जो पेपर हुआ था भारतीय संस्कृति, तब इसका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या था? जीन बेप्टिस्ट फूरियर। अगला सवाल क्या है यहाँ पे? तो अगला सवाल आपका है कि संत गुरयफ के अनुसार जीवन लक्ष्य होना चाहिए। तो संत गुरयफ के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाश्वत और अनंत होना चाहिए। ठीक, हमारे जिन पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा अग्नि की उड़ान है वो कौन है? तो आपको पता है कि हमारे 11वें नंबर के जो राष्ट्रपति जी हैं APJ अब्दुल कलाम। कौन है? APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने अग्नि की उड़ान, इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, लिखी थी। अगली है, यज्ञ चिकित्सा से स्वास्थ्य वृद्धि होती है, मानसिक, आत्मिक, शारीरिक, ये तीनों होती हैं। जब यज्ञ वगैरह आप करते हो तो स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, शारीरिक भी स्वस्थ होता है। ठीक, गीता शास्त्र में जिसे संसार में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, तो किसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया? गीता शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को कहा गया है। तो याद रहे, ज्ञान ही वहाँ पे गीता शास्त्र में ज्ञान की ही बात की गई है सर्वाधिक। तो गीता शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ किसे कहा गया है? ज्ञान को कहा गया है। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध के अभूतपूर्व त्याग के लिए लोगों ने उनको भगवान का कौन सा अवतार मान लिया है? तो भगवान का 9वां अवतार माना है। कौन सा अवतार माना है? 9वां अवतार माना है, ये आपको याद रखना है। ठीक, ये आपको याद रखना, 9वां अवतार माना है। महात्मा बुद्ध को थोड़ी स्पीड में भी रखेंगे। भगवान महावीर का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में हुआ था, ये गया में हुआ था, कुंडाग्राम में हुआ था, वैशाल में हुआ था। तो आपको पता है कि इनका जन्म क्या होता है? कुंडाग्राम में होता है। रामकृष्ण मठ स्थापित है, कन्याकुमारी में स्थापित है, जापान में स्थापित है, या कोलकाता में है, या गंगा सागर में है? तो हमें पता है कि कोलकाता में। आपने पढ़ा होगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ पे? कोलकाता में है। भारतीय संस्कृति की सोच है। तो भारतीय संस्कृति ने इंडियन कल्चर जो है, संस्कृति का मतलब वो नहीं संस्कृत लैंग्वेज से, बट यहाँ पे कल्चर से है। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति की सोच है रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने की, दूसरों को प्रभावित करने की, सादा जीवन उच्च विचार की, धनोपार्जन की। तो भारतीय संस्कृति का जो सोच है वो क्या है? सादा जीवन और उच्च विचार, नॉर्मल जीवन होना चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, ये सब भारतीय संस्कृति का सोच है। अगला है कि भारतीय संस्कृति हमें क्या सिखाती है?
मतलब भारतीय संस्कृति जो है ना, वो हमें क्या सिखाती है? परस्पर सहयोग सिखाती है, एकता सिखाती है, परोपकार सिखाती है। तो हमें पता है भारतीय संस्कृति में तीनों गुण सिखाते हैं। वो चाहती भारतीय संस्कृति कहती है कि आप परोपकारी रहिए, अच्छे गुण रखिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, सब चीज़ें सिखाती है। अगला है भारतीय संस्कृति का विश्वास है विश्व बंधुत्व में, किस में है? विश्व कल्याण में, अध्यात्म में आस्था। तो भारतीय संस्कृति का विश्वास इन तीनों में होता है ना, विश्व बंधुत्व, सभी भाई हैं अपने विश्व के लोग, विश्व का कल्याण हो, अध्यात्म में आस्था हो, जो हमारी भारतीय संस्कृति ही चाहती है। अगला यहाँ पे है मनुष्य क्या खोने से सब कुछ खो देता है। यदि मनुष्य अपना स्वास्थ्य खो दे तो सब कुछ नहीं खो सकता है, यदि मनुष्य अपना धन खो दे तो सब कुछ नहीं खोता है। यदि मनुष्य ने गलती से भी अपना चरित्र खो दिया तो अपनी नजरें खुद से नहीं मिला पाता है और ना ही वह समाज में सिर ऊंचा करके जी पाता है अच्छे से। नहीं, चरित्र खोने से व्यक्ति सब कुछ खो देता है। अगला सवाल यहाँ पे 25 नंबर पर आपका है, ठीक है। हम यहाँ पे आपको ट्राई बेकर के प्रश्न भी करवाएंगे, आप परेशान मत होइए, आपके सभी प्रश्नों की बात हम करेंगे, बिल्कुल मज़ेदार क्लास होगी, बहुत अच्छे से हम करेंगे, ठीक है। अगला है आपका कि ज्ञान के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब ज्ञान का विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षक। शिक्षक तो होते हैं, जैसे हम शिक्षक में तो आपको शिक्षा दे रहे हैं, बट ये आपके लिए महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। आपका ज्ञान विकास तब होगा जब आप खुद से ज़्यादा पढ़ेंगे। आपका पेपर कब अच्छे से निकलेगा? जब आप खुद ज़्यादा पढ़ेंगे। आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति यदि पढ़ा रहा है तो आप सिंगल नहीं पढ़ रहे हो, उसके साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। सो आपको यदि ज्ञान के विकास के लिए स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। ट्यूशन तो क्या है ना, ट्यूशन तो सब सहायता के लिए पढ़ते हैं, आजकल ट्यूशन तो एक फेवर बन गया है। मनुष्य महान बनता है तो मनुष्य किस चीज़ों से महान बनता है? तो आपको पता है मनुष्य महान बनता है ऊंचा पद पाकर? बिल्कुल नहीं, ये ऊंचा पद पाकर तो बिल्कुल नहीं बन सकता। धन पाकर? नो। एज हमारा नेता बनकर? नेता बनकर तो पता नहीं कौन कौन से लक्षण ले आते हैं। यानी हमारा व्यक्तित्व जो है महान व्यक्ति बनता है अपने कर्मों से बनता है, सत्कर्म से बनता है, अच्छे कर्मों से बनता है, ठीक। अगला सवाल यहाँ पे आपका, सफलता मिलती है, मतलब सफलता में किस चीज़ से मिलती है? कार्य के प्रति लगन से। अच्छा, यदि हम कोई कार्य हमारा मन लगेगा, लगन होगा तो हमें सफलता मिलेगा। मान लो आपका भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा महाविद्यालय स्थिति का पेपर है, तो आपका लगन होगी उसके प्रति तो आपका अच्छा परिणाम मिलेगा। आत्मविश्वास होगा कि आप अच्छा पेपर कर पाओगे, आपके अंदर पुरुषार्थ होगा, गुण होगा, तो आप कर पाओगे। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ये तीनों। अगला सवाल यहाँ पर है, भगवान विष्णु के वाहन के नाम पर गरुड़ एयरवेज कंपनी किस देश की है? तो ये आपको पता है कि मतलब भारतीय संस्कृति जैसे कुछ संस्कृति इंडोनेशिया में, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। वैश्विक दर्शन के प्रणेता कौन है? तो वैश्विक दर्शन के प्रणेता आपको बता चुके हैं कि कणाद जी है ना, कणाद जी हैं। आपने इसका पढ़ा होगा कि वैश्विक दर्शन के प्रणेता कौन है? कणाद हैं। कणाद बहुत अच्छे व्यक्ति थे अपने समय के। ईसा की तीसरी शताब्दी में हिंदू राज किस देश में स्थापित हो चुका था? कंबोडिया में, भूटान में, चीन में, किसी में नहीं। तो आपको पता है कि ईसा की तीसरी शताब्दी में हिंदू राज जो आपका कहाँ स्थापित हो गया था? कंबोडिया में हो गया था ना। कहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका? कंबोडिया। भारत में 900 ईसा पूर्व एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। तो भारत में 900 ईसा पूर्व एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था जिसका नाम था तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला। जिसके आचार्य कौन थे? आपने पढ़ा होगा चंद्रगुप्त के गुरु आचार्य चाणक्य। अगला सवाल है, उज्जैन नगरी का प्राचीन नाम था। उज्जैन नगरी को पहले किस नाम से जाना जाता था? उसको अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यज्ञ कहते हैं, देव पूजन, संगति करना, दान, ये सब तीनों को क्या कहते हैं? यज्ञ कहते हैं। तीनों चीज़ों की रिवीजन करवा रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़िए। समग्र स्वास्थ्य से तात्पर्य है, जब हमारा समग्र स्वास्थ्य उसे कहते हैं, समग्र विकास उसे कहते हैं, पूर्ण विकास है सब कुछ का। वैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य, जब तीनों स्वास्थ्य हमारे बराबर हो तब उसको समग्र स्वास्थ्य के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला है, भोज्य रस कितने प्रकार के होते हैं जी? अब आपको बताना है जी भोज्य रस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके 6 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 प्रकार की, ए नंबर। अगला सवाल यहाँ पे आपका 35-36 नंबर का है। देखो, स्वस्थ रहने के लिए सही उपाय है, मतलब जो स्वस्थ रहने का सबसे सही उपाय क्या है कि जब मन हो ना तब खा लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं ऐसा करना जैसे को मिल जाए वैसा खा लो, ऐसा भी नहीं हो सकता। कुछ ना खाएं, ऐसा भी नहीं होता। मतलब जब कड़ी भूख लगवे ना तब खाया करो, तो क्या होगा ना, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो करे। अगला आपका है कि अंकुरित आहार खाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है? अंकुरित आहार विटामिन मिनरल्स होते हैं। गुड, राइट। सुपाच्य होता है, राइट। आंतरिक सफाई होती है, राइट। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। सभी के आंसर हो जाएंगे। यानी अंकुरित आहार खाना चाहिए क्योंकि हमें विटामिन, मिनरल, सुपाच्य और आंतरिक सफाई भी करनी होती है। अगला सवाल है यहाँ पर, समग्र स्वास्थ्य के लिए योग मुक्त जीवन पद्धति का समर्थन विकास किसने किया है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्या है कि जो हमारा समग्र स्वास्थ्य के लिए योग
के समग्र स्वास्थ्य के लिए योग युक्त जीवन पद्धति का समर्थन और विकास किसने किया है? तो महर्षि पतंजलि ने किया। किसने किया? महर्षि पतंजलि ने किया। योग गुरु के नाम, योग मतलब योग के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किए हैं। योग शास्त्र भी लाए थे। शांति की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भागीदारी करना नैतिक कर्तव्य है। यह किसने कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने कहा था? शांति की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भागीदारी करने का नैतिक कर्तव्य, ये कहा था आपके अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे 39 एज 40। 24 से आपका यहाँ पे हो गए ना। अब देखते हैं यहाँ पे 24 40 से यहाँ पे कहाँ तक थे हम, यहाँ पर कर दे 24 से 24 यहाँ तक हो गए, तो ये आपका आ गया 40 नंबर का। तो 40 नंबर के सवाल में आपका कहा जा रहा है कि जो हमारे शरीर को निरोग बनाने के लिए क्या चाहिए होता है। शरीर को निरोग बनाने के लिए सात्विक आहार होना चाहिए, संयम होना चाहिए, व्यायाम होना चाहिए। बस हमारा शरीर निरोग कब रहेगा? जब डेली एक्सरसाइज करेंगे, अब ज़्यादा बड़बड़ नहीं करेंगे, मतलब अच्छा संयम रहेगा हमारे पास, अच्छा भोजन यानी सात्विक आहार लेंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है अच्छा रहेगा, यानी शरीर निरोग रहेगा। 1978 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला धावक थी। 1978 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला धावक कमलजीत सिंधु जी थी। तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला धावक कौन था? अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला धावक मिल्खा सिंह, GS रांधवा, श्री राम सिंह, वो कोई अन्य रहा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी GS रांधवा जी थे। इन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले धावक के रूप में अपना नाम विश्वविख्यात कर लिया, मतलब भारत में। ठीक है। 43 नंबर सवाल है कि जिसके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हॉकी में लगभग 1000 गोल दागे होंगे। तो आपको पता है कि हाँ के जादूगर हम किसे कहते हैं? तो मेजर ध्यानचंद को कहते थे। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद जी को माना जाता है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हॉकी में लगभग 1000 गोल दागे होंगे। अगला सवाल है, 1980 के दशक में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले कुश्ती प्रशिक्षक थे। 1980 के दशक में कौन थे? तो वैसे तो 1980 के दशक में सबसे ज़्यादा मिलता है BV भागवत। कौन मिलता है? BV भागवत। इन्होंने था। ये राइट आंसर इसका तो वैसे ये हो जाता है, बट यहाँ पे AB दे रखा है, तो हमें JK माधव जी को भी मिला था, तो इनको दोनों को भी हम पढ़ेंगे साथ में। ठीक, तो AB D नंबर भी इसका राइट आंसर हो सकता है। अगला था, AR रहमान का सबसे पसंदीदा गीत जिस पर उन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वह कौन था? तो AR रहमान का सबसे पसंदीदा गीत जिसके लिए उन्हें ऑस्कर सम्मानित किया गया था, उसका नाम था जय हो, जय हो। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर है आपका कि वैधशाला जंतर मंतर स्थित है। तो वैधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो आपको पता है ना जी, वैधशाला जंतर मंतर आपका जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर में। स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों का प्रमुख समाचार क्या था? तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय क्रांतिकारियों का प्रमुख समाचार था मराठा, केसरी, युगांतर या पायनीर। तो इसका था युगांतर, जिसको युगांतर भी बोलते थे। युगांतर लिख के आ जाना, तो कन्फ्यूज मत हो जाइए। वैसे A to Z यही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ही वहाँ मिलेगा, आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके बुक में होगा। युग निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो युग निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैचारिक क्रांति, यानी विचारों की क्रांति। ठीक। अगला आपका है 49 नंबर का, आपका बताया कि मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार है। तो मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार क्या होता है? उच्च शिक्षा, उच्च पद, सद्विचार और सत्कर्म और समृद्धि। तो आपको पता है कि जो मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार होता है सद्विचार और सत्कर्म होता है। क्या होता है? राइट आंसर इसका C नंबर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर है, गणतंत्रीय भावना एवं परंपरा का उल्लेख किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में है? गणतंत्रीय भावना एवं परंपरा का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में है? तो आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक। अगला सवाल है, वो बीच में आवाज़ थोड़ी अटक गया था ना। अगला सवाल है आपका,
कात्यायन शुल्ब सूत्र किस वेद से संबंधित है? कात्यायन शुल्ब सूत्र किस वेद से संबंधित है जिसमें ज्यामिति शास्त्र के विस्तृत उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कात्यायन शुल्ब सूत्र जो हैं वो किस वेद से संबंधित हैं। तो आपके यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? यजुर्वेद। यहाँ पे लिखा होगा यजुर्वेद। भारत में शून्य का आविष्कार हुआ था। तो भारत में शून्य का आविष्कार 2000 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। ये आपको याद रखना। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर 2000 वर्ष पूर्व। अगला सवाल है यहाँ पर आपका, अब 53 नंबर में आ जाते हैं, कॉलेज स्तर का, ये आपको याद रखना है। भारतीय संस्कृति का प्राण है, यानी भारतीय संस्कृति का प्राण, भारतीय संस्कृति का प्राण है अपने अंदर छिपी शक्तियों को जानना, जीवन उद्देश्य को समझना, कोई गलत काम ना करना। यानी तीनों भारतीय संस्कृति ये सब तीनों सिखाती है। यानी तीनों सिखाने मतलब तीनों प्राण है। भारत के राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र किसका मतलब क्या निर्देशित करता है, क्या संकेत देता है? शोक रहित समाज, नो। एज हमारा पहिए का, विजय का, एज निरंतर गतिशीलता, मतलब वो पहिया हमेशा चलता रहता है 24 तीरों वाला। यानी भारत का राष्ट्र ध्वज जो अशोक चक्र में ये घोषक है कि वह निरंतर गतिशील रहता है। अगला सवाल है यहाँ पर, किसी राष्ट्र की उन्नति होती है तो किसी राष्ट्र की उन्नति कैसे होती है? तो किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए कुछ महान पुरुषों द्वारा होती है, ऐसा नहीं है। व्यक्तियों के उज्जवल चरित्र, धनी व्यक्तियों से, कल कारखानों से। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो व्यक्तियों का उज्जवल चरित्र होता है उससे किसी राष्ट्र की उन्नति होती है। अगला है आत्म परिष्कार होता है, आत्म परिष्कार होता है साधना से, उपासना से, आराधना से। तो तीनों से आत्म परिष्कार होता है। अगला सवाल है ईश्वर प्रसन्न होता है तिलक लगाने से? कतई नहीं होता। घंटी बजाने से कतई नहीं होता। केवल कर्म कांड से? बिल्कुल नहीं। सत्कर्म यदि आपके अच्छे हैं, कर्म यदि अच्छे हैं तो ईश्वर भी आपसे खुश रहेगा। आपको व्रत उपासना करने की कुछ जरूरत नहीं होगी। अगला सवाल यहाँ पर आपका है, सदग्रंथों के नियमित अध्ययन से क्या फायदा होता है? तो सदग्रंथों के नियमित अध्ययन से हमें बुद्धि तीव्र होती है, राइट। विवेक जागृत होता है, राइट। अंतःकरण पवित्र होता है, राइट। यानी ए डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्कर्मों के नियमित अध्ययन से ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। सत्संग से बढ़ती है समझदारी, क्या बढ़ती है? ए नंबर समझदारी बढ़ती है। सत्संग की क्या बढ़ती है? समझदारी बढ़ती है। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, मन चंगा तो कथौटी में गंगा। यहाँ पे संत रविदास, कहीं कहीं संत रविदास पढ़ने को मिलेगा तो कन्फ्यूजन हो, तो संत रविदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संत रविदास जी ने कहा था, एक दोस्त था, चलो भाई, उन्होंने दोस्त आया संत रविदास जी के पास, बोलता है चलो भाई चलते हैं गंगा स्नान कराते हैं। तो आप पुण्य डुलाते हैं। तब संत रविदास जी कहते हैं, यदि मन अच्छा है, साफ स्वच्छ है, चंगा है, तो कसौटी में गंगा, उनकी कटौती मतलब पास में रखी थी जिसमें पानी रखने वाला सिलने के लिए काम आता है। पानी रखा रहता है लकड़ी या फिर किसी मिट्टी के बर्तन में, ऐसा बनाया जाता है। उस पतीले की तरह छोटा होता है, थोड़ी फैला होता है, उसमें उसे कटौती बोलते हैं। अगला आपके इसमें है, सबको सम्मति दे भगवान हम प्रार्थना करते हैं। यह किसने कहा है? सबको सम्मति दे भगवान, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, सारे जहां से अच्छा हिंदोशिता हमारा, यह गीत है। तो यह गीत मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा था। राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या कहा था? सर फौजी की तमन्ना हमारे दिल में है, ये शायद किसी और ने कहा था। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने जो कहा था, आपको कमेंट करना है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने तो आपको पता ही है क्या लिखा था। अगला सवाल है, दंत क्षय से बचने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है? तो आपका दंत क्षय से बचने के लिए आपका फ्लोराइड मिलाया जाता है। कौन सा? फ्लोराइड मिलाया जाता है। फ्लोराइड नहीं, फ्लोराइड। कौन सा ग्रह धूल की आंधी के लिए मशहूर है? मतलब धूल की आंधी के रूप में जाना जाता है, जिसमें धूल ही उड़ती रहती है हमेशा, धूल की आंधी चलती रहती है, उसको कहते हैं मंगल ग्रह। अगला सवाल है, गुप्त कालीन में भारत की गणित तकनीक और चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई थी, तो वह समय कौन सा था? तो वह समय होता है 320 ईसा पूर्व का। और गुप्त काल के जो रत्न थे उसके नाम भेज देंगे, शायद पूछ ले, तो रत्न को हम कमेंट में मेंशन कर देंगे, ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तो देख लीजिए, शायद क्वेश्चन से आ जाए। अगला सवाल है यहाँ पर, किसने कहा कि कुशाग्र बुद्धि 1% प्रेरणा और 99% मेहनत का फल है? तो इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन ना होंगे ना, तो इसके ऑप्शन थोड़ी इस साइड छिपे होंगे। इसके ऑप्शन यहाँ पर है कहीं पे। क्वेश्चन है आपका 66 नंबर का, इसमें लिखा है, किसने कहा कुशाग्र बुद्धि 1% प्रेरणा का और 99% मेहनत का परिणाम है? तो ये आपका जो, इनका नाम कुछ याद आता है, थोड़ी हल्का याद आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं, हाँ, एल्वा एडिसन को नाम आपने सुना होगा ना।
इन्होंने ही कहा था। तो यहाँ पे देखते हैं कि थॉमस ई एल्वा एडिसन, तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि जो कुशाग्र विधि के संबंधित क्वेश्चन दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी 66 नंबर का बी नंबर हो जाएगा। 67 नंबर क्या हो जाएगा? भारत में रसायन उद्योग की नींव डाली थी। तो भारत में रसायन उद्योग की नींव किसने डाली थी? पीसी रे ने डाली थी। किसने डाली थी? पीसी रे ने डाली थी। अगला सवाल है, योग के विचार और नियम प्रथमता किसने दिए हैं? तो पतंजलि ने दिए हैं, आपको पता ही है किसने दिए हैं, पतंजलि ने दिए हैं। अगला सवाल है, जिस व्यक्ति आविष्कार ने लोगों की कल्पना और शक्ति को मार दिया, आँखों की गंभीर समस्या पैदा कर दी, वह है। अब किताब तो हो नहीं सकता, कंप्यूटर थोड़ी बहुत मिल सकता है, सिनेमा थोड़ी बहुत, ये नहीं हो सकता। इनमें से दो बच्चों को कन्फ्यूज करें, ये और ये वाला कन्फ्यूज कर, ये कर रहा। तो आपको बता दें मेरे मित्र कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका टेलीविज़न। टेलीविज़न नहीं, पर मोबाइल जो फ़ोन है ना, कितना डिस्ट्रैक्ट कर दिया, बच्चों की कल्पनाएं मार दी। उनको जितना बस उतना ही ज़्यादा वो सोच ही नहीं पाते, दूर नहीं आ रहा तो गूगल सर्च कर लिया, किताबें पढ़ना नहीं होता। अगला सवाल यहाँ पे, सबसे पहले किसने बताया कि धरती एक गोला है और ये अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है? तो वैसे तो लोग कहीं कहीं ना पाइथागोरस को लोग बोलते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? आर्यभट्ट है। इसका राइट आंसर क्या है? आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर है कि आर्यभट्ट ने कहा था पृथ्वी एक गोला है और ये अपने चारों ओर घूमती है, अक्ष के चारों ओर घूमती है। ठीक। अगला सवाल है यहाँ पर, सबसे पहले किसने बताया कि शून्य विभाजित होने वाली संख्या एक अनंत परिणाम इन्फिनिटिव क्वांटिटी है? यानी सबसे पहले किसने बताया कि शून्य से विभाजित होने वाली संख्या एक अनंत परिणाम, जिसको इन्फिनिटी क्वांटिटी बोलते हैं, है? तो ये भास्कर, ब्रह्मगुप्त, लियोनार्डो दा विंची, महावीर। इसका राइट आंसर क्या था? भास्कर। आपने किताब में दे रखा होगा, आपने पढ़ा होगा, भास्कर है। भास्कर एक बहुत अच्छे गणितज्ञ थे अपने ऐतिहासिक में, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के आसपास के पहले। भारत की प्रथम आधुनिक खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित है? नैनीताल में, हैदराबाद में, चेन्नई, कोलकाता। इसका राइट आंसर क्या था? चेन्नई था। तो इसका राइट आंसर क्या है? चेन्नई। अगला सवाल है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे गाते थे। तो इसका ये कौन गाते थे? तो आपको इसका कौन गाते थे, इसका देख एक्चुअली क्या है ना, आपकी किताब में दे रखा है महात्मा गांधी, लेकिन रियल आंसर इसका नरसिंह मेहता है, बट आपका महात्मा गांधी दे रखा है। अब आपका जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा वाले कॉपी चेक करने वाले वो किसको मानते हैं अलग है, लेकिन इसका राइट आंसर नरसिंह मेहता है, बट आपकी किताब में महात्मा गांधी दे रखा है, तो आपको यही करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा ना, वो चेक करेंगे, अपनी इस किताब के हिसाब से गलत कर सकते हैं। सभी के साथ व्यवहार करना चाहिए, अच्छा, प्रेम दया का, सेवा सहयोग का, आदर सम्मान का। ये तीनों, सभी के साथ इस प्रकार के तीनों प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। अगला सवाल है, परिष्कृत संस्कृत के प्रणेता महर्षि पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो आपको पता है, पाणिनि यानी संस्कृत व्याकरण का आचार्य इनको कहा जाता है, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। अगला सवाल है, आध्यात्मिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सदगुरु। कौन है? सदगुरु यदि होगा तो आध्यात्मिक विकास ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। ठीक है। जीवन का सबसे बड़ा पाप है गरीबी, अकेलापन, कुसंस्कार, कमजोरी। जीवन का सबसे बड़ा पाप क्या है आपका? यहाँ पर जीवन का सबसे बड़ा पाप आपका कुसंस्कार होते हैं। मतलब आपकी बात नहीं कर रहे, कुसंस्कार से तात्पर्य है यहाँ पे गलत संस्कार ही क्या होते हैं, जीवन के सबसे बड़ा पाप होता है कुसंस्कार। जावा में परिवर्तनों को किन नाम से जाना जाता था? आपके बुक में इसका आंसर तीनों दे रखे हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ABC, तीनों हो जाएगा। अगला सवाल है, वैश्विक दर्शन के प्रणेता कौन है? तो आपके इसके रिपीटेड क्वेश्चन है, जहाँ आप रिपीटेड क्वेश्चन सो बता चुके हैं ना आपको पहले कि वैश्विक दर्शन के प्रणेता कौन थे? कणाद जी थे ना, कणाद। अगला सवाल देखते हैं, 79 के बाद 80 आएगा आपका, तो 80, ये तो 93 हो गया, 80 इस साइड है। तो आपको पता है गुप्त वंश के किस राजा का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य को पूरे भारत में कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त। हालांकि इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त, पर कहीं कहीं समुद्रगुप्त भी दे रखा है, लेकिन आपको समझना चंद्रगुप्त, आपको आंसर क्या करना है? चंद्रगुप्त करना है। तो इसका राइट आंसर अगला क्या है, किस सर्जन ऋषि ने 500 वर्ष ईसा पूर्व मस्तिष्क का सफल ऑपरेशन किया था? तो मस्तिष्क का सफल ऑपरेशन तो विश्वामित्र, इसका राइट सुश्रुत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो बहुत पुराने ना, पतंजलि तो नए जमाने के, जो बहुत शाश्वत पर पुराने, मतलब नए जमाने के भी नहीं है। सुश्रुत यानी इसका जो इन्होंने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या था कि यहाँ पे कहा गया है कि सर्जन ऋषि ने 500 वर्ष ईसा पूर्व मस्तिष्क का सफल ऑपरेशन किया था, सुश्रुत ने किया था। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, तो किसे भारत का बिस्मार्क कहते हैं? तो हम लोग भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं।
नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? नई दिल्ली का वास्तुकार एडविन लुटियन है। कौन है? एडविन लुटियन है। ठीक। अगला सवाल है यहाँ पर, अनीश्वरवादी दर्शन के अंतर्गत आते हैं। तो अनीश्वरवादी किसके अंतर्गत आते हैं? चार्वाक, जैन, बौद्ध, एबीसी तीनों। तो एक्चुअली में ना अनीश्वरवादी तीनों को रख लेते हैं, तीनों के बौद्ध, वैसे तो बौद्ध के अंतर्गत आते हैं, बट आप इसको तीनों को पढ़ोगे, तीनों कर लो, एबीसी तीनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एबीसी तीनों। अरे क्वेश्चन कहाँ गया? एबीसी तीनों। अगला है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी बात की जा रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कि इनको पंडित का राष्ट्रभक्ता और व्यवहार में शालीनता है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था माउंटबेटन, उस समय जॉन गन था। इनमें से किसी में कन्फ्यूजन, बट इसका राइट आंसर आप कर लो माउंटबेटन। इसका जो भी आंसर हमें कमेंट करिएगा, आपको बताना माउंटबेटन। कुछ के आंसर कन्फ्यूज कर रहे थे बहुत ज़्यादा। ठीक है। क्रिकेट राष्ट्रीय खेल है, निम्न में से क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया का तो राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। पाकिस्तान का शायद हॉकी है ना? हाँ, पाकिस्तान का हॉकी है, इंग्लैंड का ये भी क्रिकेट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसी तीनों, एसी सॉरी दोनों हो जाएगा। अगला है कि 1993 में आपका जो 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था, जिसमें हमारे भारत से स्वामी विवेकानंद जी गए थे, तो उसका उपलक्ष्य में किस उपलक्ष्य में हुआ था? तो कोलंबस की खोज की उपलक्ष्य चतुर्थी में, यानी 400 वर्ष पूर्ण होने में? नहीं, ऐसा नहीं था। अमेरिका के राष्ट्रीय दिवस पर धर्मों के समन्वय हेतु या फिर धर्म के प्रति जन जागृत हेतु? तो इसका जो उपलक्ष्य था ये था डी नंबर, मेन ये था, बट कहीं कहीं मतलब इसका मेन उद्देश्य डी ही रहा था। ठीक, यानी सभी धर्मों के प्रति जागृति होनी चाहिए, जन जागृति, लोग जाने पहचाने। जावा की धार्मिक इमारतें क्या कहलाती हैं? दिवालें भी कहलाती, मंदिर, चैतन तंदित क्या कहलाती? मंदिर कहलाती। जावा की जो धार्मिक इमारतें उनको मंदिर के नाम से जानते। अगला सवाल है, विक्रमी संवत का प्रारंभ हुआ था? तो 5800 ईसा पूर्व, मतलब जो 5700 वर्ष पहले होती है, तो उसमें एक्स्ट्रा चलती है, तो ईसा पूर्व हम पहले करेंगे। वैसे 300 ईस्वी होना चाहिए, बट 300 ईसा पूर्व, सॉरी 320 ईसा पूर्व होना चाहिए, पर ईसा पूर्व लिखा है, तो ये थोड़ी क्या कर देता है, कंफ्यूज कर देता है आंसर। जब चाहे विक्रमी संवत का, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो का प्रारंभ हुआ था, तो 300, ये आपको याद, इसका राइट आंसर वैसे ये होगा, बट कहीं कहीं आपको ये पढ़ने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे 57 वर्ष लिखना है, तो आपको समझना कौन सा होगा, डी नंबर इसका। अगला सवाल है, ए वीक विद गांधी, यानी एक सप्ताह गांधी के साथ की रचना किसने की है? तो इसकी रचना है लुईस फ्रेशर की। किसकी रचना, किसने लिखा है इसको? लुईस फ्रेशर ने लिखा है इसको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुईस फ्रेशर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है आपका यहाँ पर, अकबर के नवरत्नों में वह व्यक्ति कौन है जो कलम भी अच्छी चला लेता था और तलवार भी अच्छी चला लेता था? तो उनका नाम था तानसेन, नहीं, इसका नाम था टोडरमल। क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना, तो ये नहीं थे, टोडरमल ही राइट आंसर का राइट नंबर। अगला सवाल है, आलस्य जो है आपका, आलस्य एक प्रकार की हिंसा है, यह कथन किसका है? तो आलस्य संबंधी किसने कथन कहा? ज़्यादातर महात्मा गांधी ने कहा, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अगला सवाल आपका 93 नंबर आपका इस साइड है। 93 नंबर में चलते, फिर आपके बात करते हैं ट्राई बेकर प्रश्नों की। एक स्टेप बाय स्टेप एक पेपर की तरह हल करते हैं। तो यहाँ पे आपका बात की गई कित्तौर की, वह है महारानी जिसने कई बार अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई कित्तौर में नहीं थी, झांसी में थी। रानी चेन्नम्मा, जोधाबाई, अवंतीबाई, तो रानी चेन्नम्मा जो थी वो कित्तौर में थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला सवाल है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है अमार सोनार बांग्ला के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, नो, तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, और इन्होंने भारत का भी लिखा है, आपको पता है। अगला सवाल है यहाँ पर, कॉलेज में अध्ययन काल में विनायक दामोदर सावरकर ने जिस संस्था का गठन किया था उसका नाम क्या था? तो जब ये कॉलेज में पढ़ रहे थे ना, तो उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर मित्र मेला का आयोजन बनाया था, संगठन बनाया था, संस्था बनाई थी। कौन सी? मित्र मेला। अगला सवाल है, जिन क्रिकेटर के द्वारा सनी डेज पुस्तक लिखी गई है, तो सनी डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह आपकी स्पेशल सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई है ना। आहिक पाणिनि के उत्कृष्ट कृति पर पाटली दरबार की विद्वत मंडली ने उनको किसकी उपाधि दी थी? तो उनको व्याकरणाचार्य की उपाधि दी थी, क्योंकि उनके व्याकरण के बहुत बड़े प्रणेता थे, संस्कृत व्याकरण के। तो राज्य सरकार ने महान कवि चित्रकार, तो राज्य सरकार ने महान कवि चित्रकार एवं स्वतंत्रता सेनानी नमक्कल होगा ना, रामलिंगम पिल्ले को सम्मान स्वरूप बनाया था। तो यह आपका
मतलब थोड़ी आउटसाइड एरिया जहाँ पे इस तरह का होता है ना, चेन्नई मद्रास साइड है शायद, हल्का याद आ रहा, तो वहाँ पे इनको मंत्री बनाया गया था, राइट। राज्य कवि तो नहीं बनाए, मंत्री बनाया गया था। अगला सवाल है, महाभारत की रचना जिस छंद में हुई है उनका नाम क्या है। तो महाभारत की रचना जो है किस छंद में हुई है, तो हरित गीतिका, भुजंग प्रताप, रोला, अनुश्रुत। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ए नंबर है, अनुष्टुप में हुई है। किसमें हुई है, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इन सब जो बड़े बड़े ग्रंथ था उनकी रचना अनुष्टुप में हुई है, अनुष्टुप छंद में हुई है। ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल है आपका अंतिम प्यारा 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का सवाल है। इसके बाद आगे टाई ब्रेकर की बात करते हैं। तो ऋषि पंतन मृगदेव यानी सारनाथ में महात्मा बुद्ध का पहला प्रवचन क्या कहलाया। तो कितना सिंपल सवाल है, आपने धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया पहला, इनका जो इन्होंने सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था उसको क्या कहा गया था, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया था। अब बात आती है टाई ब्रेकर प्रश्नों की। तो टाई ब्रेकर प्रश्न आपको किताब में लिखने होते हैं एज ए हैंड राइटिंग करके। तो आपके और जो 100 प्रश्न होते हैं MCQ की तरह पर, तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, गोले बनने पड़ते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के प्राचीन 4 आयुर्वेदाओं के नाम। तो इसके भी बताते हैं आपको, कणाद हो गए, ये सब चीज़ें, सुश्रुत हो गए, वाणचार हो गए, बहुत सारे होते हैं। कालिदास की 4 रचनाएं, जैसे आपका एक इसका नाम याद नहीं आ रहा अभी, शकुंतलम हो गया, ये सब चीज़ें थी ना। और योग किया 8 क्रिया यानी अष्टांग योग, प्राणायाम वगैरह, यम नियम, ये सब योग है। जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश वगैरह। 4 नाम लिखने थे, 1913, 1930, 1968 को हमने आपको एक पहले क्वेश्चन दिया भी था कि आपको एक टाई ब्रेकर संबंधित स्पेशल 2 वीडियो लाए हैं, जिसमें आपको बताया था कि भारतीय नोबेल पुरस्कार संबंधित क्वेश्चन पूछता थी, आपको सीधे क्रम में पूछे। 1913 में किसको मिला था नोबेल पुरस्कार, तो आपको पता है कि हमारे पहले कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो चलो इनको एक डिटेल में पढ़ लेते हैं ना, तो थोड़ी इनको करते हैं डिटेल में चर्चा। तो हमारी डिटेल में क्या हो जाएगा, देखते हैं डिटेल में, ये है आपका, राइट। तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, जो आपको हमने दिया है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसमें कौन कौन से। और इसको देखो हमने कुछ और टॉपिक बता रखे हैं, तो टॉपिक बाद में चर्चा करने वाले डिटेल में। भारत के प्राचीन 4 आयुर्वेदाचारों के नाम। तो यहाँ पे कहा गया भारत के प्राचीन 4 आयुर्वेदाचारों के नाम, तो हमने यहाँ पे लिख दिए 5 आपके, जैसे सुश्रुत हो गया, चरक हो गया, माधव हो गया, वांग, ये अंगा लिखा है यहाँ पे, अंगा जानते हैं ना आप, वांग भट्ट 4, और जीवक, ये 5 आपके प्रमुख आयुर्वेदाचार हैं जो आए थे एग्जाम में आपके, ठीक। अगला यहाँ पे है, अगला सवाल था कालिदास की 4 प्रमुख रचनाएं। तो अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ठीक, ये था। अगला सवाल था आपका यहाँ पे, योग क्रियाओं के नाम लिखिए। तो योग क्रियाओं के 8 नाम थे, आपको बताए थे ना योग क्रियाओं के नाम। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये आपके 8 होते हैं, इनको भी आपको पढ़ना था। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कर्क कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन से हैं, तो आपको यहाँ पे नाम भी लिखे हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, एक क्रम में है। अगला सवाल 5वें नंबर का जो आपका पूछा गया था कि भारतीय व्यक्तियों को मिले नोबेल पुरस्कार। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था, आपको बताया 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। CV रमन जी को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1930 में मिलता है। आगे जो उनको प्रकाश प्रकटन करते हैं काम। उसके बाद हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में मिलता है। आनुवांशिक कोड की अपनी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य के लिए मिलता है, ठीक। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में मिलता है, मानवीय कार्य के लिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1983 में मिलता है। अगला यहाँ पे था 6वां नंबर का आपका जो 6 मिलता है, अमर्त्य सेन को आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में 1958 मिलता है। मान लो यदि पूछ लिया तो आपका पढ़ लेते हैं। कल्याण उसका आपका वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में 2009 में मिलता है। अगला यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी को सांख्यिकी के क्षेत्र में 2014 में मिलता है। अभिजीत बनर्जी को आर्थिक विज्ञान क्षेत्र 2019 में मिलते हैं। 9 प्रमुख आपके नोबेल पुरस्कार विजेता थे जो भारत के व्यक्तियों को दिए गए हैं, ठीक। तो ये सभी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद टाई ब्रेकर के प्रमुख कुछ प्रश्नों की हमने चर्चा की थी, पिछले बार भी की थी, तो ये कुछ पढ़ लीजिएगा। जैसे 5 व्यक्तियों के मिले नोबेल पुरस्कार, जो भी बता चुके हैं। 5 भारतीय इतिहास के वैज्ञानिक, वैदिक काल की विदुषी महिलाएं पूछा जा सकता है। 5 भारत रत्न से सम्मानित प्रमुख व्यक्ति, वर्ष एवं क्षेत्र में किस वर्ष मिला। 5 प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानी। प्राचीन शास्त्रों के 5 प्रमुख गुरु। 5 भारत के प्रमुख 5 मंदिर। भारतीय शास्त्र के 4 वेद। 8 योग सूत्र जिनको अष्टांग योग के नाम से जानते हैं।
पुराणों की संख्या एवं 5 पुराणों के नाम, प्राचीन 5 भारतीय वैज्ञानिकों का नाम, पुरुषार्थ है, और आपके प्राचीन 5 भारतीय गणितज्ञों के नाम, प्राचीन भारतीय चिकित्सक के नाम। A to Z वही क्वेश्चन आपको सेम मिले थे, यदि आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से किया भी रहा होगा। भारत के 5 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विश्वविद्यालय, 4 धामों के नाम, भारत के प्रमुख 5 बड़े राज्य, तुलसीदास की 5 रचनाएं, महात्मा गांधी जी के 5 आंदोलन। इतने महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप पढ़ लीजिए और ये टाइप का प्रश्न कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आपका जैसा पेपर हो कमेंट में बताइएगा, मिलेंगे, हम देखेंगे आपका रिव्यू कैसा रहता है। ठीक, धन्यवाद।